इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित सुजसी प्रश्नोत्तरी 99 से लेकर 105 तक, जो हमने पिछले सप्ताह में शॉर्ट्स के रूप में हमने पढ़ी। प्रतिदिन हम 5 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, उनकी जो विस्तार से हम चर्चा है वो इस वीडियो में रविवार के दिन करते हैं, ठीक है। जहां हम पढ़ने वाले नारी निकेतन क्या है, पीएम स्वनिधि योजना क्या है, राजमाता कार्यक्रम क्या है, तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो क्लास शुरू करते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा दुर्लभ खनिजों के अनुसंधान, नवाचार और रणनीतिक विकास के लिए किस नए केंद्र की स्थापना की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेयर अर्थ एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की जा रही है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था दुर्लभ जो खनिज है, रेयर अर्थ मेटल, REE, ठीक है। उसमें हम बात करें तो हमारे यहाँ पे सिवाना कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जहाँ पे मतलब दुर्लभ जो पृथ्वी में पाए जाने वाले जो खनिज होते हैं उनकी खोज वहाँ पे की जा रही है। और सिवाना जो कॉम्प्लेक्स है जो बालोतरा के अंदर विकसित किया जा रहा है, ठीक है, दुर्लभ खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। बात करें, राजस्थान सरकार ने प्रदेश में रेयर अर्थ एलिमेंट की खोज और खनन प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए एक उच्च स्तरीय रेयर अर्थ एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना करने की पहल की है। इसका मुख्य उद्देश्य यह होगा कि आयात पर निर्भरता कम करनी होगी। हमें जो भी मतलब एलिमेंट्स चाहिए, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स आते हैं, वो मुख्य रूप से जो हमारी IT इंडस्ट्री होती है जिसमें हम चिप बनाते हैं उसके अंदर यूज होते हैं, ठीक है। और वहां पे हम क्या करते हैं, अभी वर्तमान में हम सर्वाधिक जो है वो रेयर अर्थ मेटल वो आयात करते हैं अन्य देशों से। तो उसमें आयात की निर्भरता को कम करना और देश को तकनीकी और औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का जो कार्य है वो किया जाएगा। इसके लिए यह रेयर अर्थ एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा राजस्थान के अंदर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, राज रामजल सेतु लिंक परियोजना का फीडर चैनल राज्य के किन 3 प्रमुख बांधों से होकर गुजरता है? तो ऑप्शन ए इसरदा, गलवा और बंदबारेठा, इन 3 बांधों से होकर के जो फीडर चैनल है वो गुजरता है राम जल सेतु लिंक परियोजना का। डिटेल की बात करें, राम जल सेतु लिंक परियोजना जिसका पूर्व नाम था पार्वती कालीसिंध चंबल ERCP, ERCP, ठीक है। राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत पानी को दक्षिण पूर्वी राजस्थान से सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए मुख्य फीडर चैनलों और नहरों का जाल बिछाया गया है। इस परियोजना में मुख्य जो फीडर होंगी वो होंगी, एक तो पार्वती कालीसिंध चंबल फीडर होगी, ठीक है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पानी के बंटवारे और स्थानांतरण को सुरक्षित रखेगा। और दूसरी बात करें चंबल एक्वाडेक्ट एवं नहर, इसका जो निर्माण है वो कोटा के पिपलदा या समेला गांव में किया जाएगा, ठीक है। और बूंदी के गुवाटा गांव के बीच बना हुआ है, मतलब कोटा और बूंदी के, कोटा का पिपलाद गांव और बूंदी का गुवाटा गांव, इसके बीच में चंबल एक्वाडेक्ट बनाया हुआ है जो कि लगभग 2.3 किलोमीटर लंबा है, 2.3 किलोमीटर। और यह देश का सबसे लंबा एक्वाडेक्ट है जो पानी को सीधे अन्य बेसिनों में लेके जाएगा। मतलब यह दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है जहाँ पे चंबल नदी बहती है और उसकी जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो भी बांध नहर जो भी बनी हुई है उनको आपस में जोड़ना, और जो सूखा प्रभावित जो क्षेत्र है, ठीक है, वहां तक पानी को पहुंचाया जाएगा, ठीक है। और विभिन्न फीडर और जलमार्ग इसके माध्यम से पानी को नवरेरा बैराज जो कि कोटा से मेज नदी में और आगे बिशलपुर व इसरदा बांध तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। मतलब एक बांध से दूसरे बांध में मतलब पानी की आपूर्ति की जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा पानी को दूरस्थ जिलों तक ले जाने के लिए कई अतिरिक्त फीडर लाइनें और नहरों प्रणाली पर काम चल रहा है, जैसे बिशलपुर टू मोरसागर जो कि अजमेर में है, इसरदा बांध, इसरदा बांध जो बना हुआ है वहां से बंदबारेठा बांध जो कि भरतपुर में है, इसरदा बांध से रामगढ़ बांध जो कि जयपुर में है, और खूड़ा चैनपुरा से जयसमंद जो कि अलवर में है। जयसमंद झील तो है सलूम्बर के अंदर, लेकिन जयसमंद एक स्थान है अलवर के अंदर, वहां तक पानी पहुंचाया जाएगा। और बात करें इस परियोजना से पूर्वी राजस्थान के जो 17 जिले हैं उनको पेयजल और सिंचाई आपूर्ति की जाएगी, ठीक है। तो राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत 17 जिले लाभान्वित होंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत राजस्थान के कुल 184 गांवों का चयन किया गया है। इनमें से किस जिले के सर्वाधिक गांव 68 गांवों को शामिल किया गया है? पिछली क्लास में हम जब ने साप्ताहिक जो रिवीजन किया था, ठीक है, उसमें हम वाइब्रेंट विलेज के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। वहां पे हमने देखा था राजस्थान में
और जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है वो क्या है, ठीक है, सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उनमें जो स्थित जो गांव है उनका विकास करना है। वहां पे हम बात करें तो हमारे राज्य के जो 5 जिले हैं इसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। और वहां पे हम बात करें तो 184 गाँव का चयन किया गया है, जिसमें से श्रीगंगानगर के सर्वाधिक गांव है, 68 गाँव का चयन किया गया है। बात करें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, इन दोनों मंत्रालयों का क्या है कि एक संयुक्त पहल है, ठीक है। इसमें याद रखना है कि 2 मंत्रालय कौन कौन से हैं जिसमें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चल रहा है। तो उसमें एक तो विदेश मंत्रालय, एक ग्रामीण विकास मंत्रालय है। विदेश मंत्रालय तो इसलिए हो गया क्योंकि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, उसके पास में जो भी गांव है ना, ठीक है, तो वो विदेश मंत्रालय के तहत आ गया, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास में। और ग्रामीण विकास का मतलब ये हो गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है वो क्या है कि गाँव का विकास किया जाएगा। इसलिए दोनों ने आकर के संयुक्त रूप से एक पहल का जो है संचालन किया है, जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत राजस्थान के 5 सीमावर्ती जिलों के 184 रणनीतिक गांवों का समग्र विकास किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगी, इसका उद्देश्य है कि जहाँ की आधारभूत ढांचा विकास, सुदृढ़ीकरण, रोजगार, पर्यटन और सामुदायिक विकास करना उस गाँव का, ठीक है। जिलेवार देखें तो श्रीगंगानगर के 68 गाँव हैं, बीकानेर के 46, बाड़मेर के 36, जैसलमेर के 30 और फलोदी के 4। तो सर्वाधिक तो हो गए श्रीगंगानगर के और सबसे कम हो गए फलोदी के। वित्तीय प्रावधान की बात करें तो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रति जो गांव है उसके ऊपर 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ठीक है। और कुल बजट है वो 515 करोड़ रुपए होने वाला है, ठीक है। ये हमारे जो कुछ थोड़ी बची हुई वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम था हमारे राजस्थान से संबंधित, तो उसमें थोड़ी बहुत जानकारी ये थी, और कुछ जो जानकारी थी हमने पहले जो पिछली क्लास में रिविजन किया था उसमें हमने संपूर्ण जानकारी देख ली थी। आगे बात करें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 29 मई 2026 को बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट इको ट्रेल का उद्घाटन राजस्थान के किस वन क्षेत्र से किया है। तो इसका आंसर हो जाए नींदड़ वन क्षेत्र, जयपुर से किया है। बात करें बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट इको ट्रेल की, तो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति पर्यटन पहल है। पहल विशेष रूप से जयपुर के नींदड़ और बेनाड वन क्षेत्र में विकसित की जा रही है, जिसका उद्देश्य है जैव विविधता का संरक्षण, जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना और आम जनता को प्रकृति के करीब लाना। इस परियोजना के प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं। इसका जो उद्घाटन है वो तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नींदड़ वन क्षेत्र जो विकास क्षेत्र है उदयपुर से वहां से किया है। वहां पे इस क्षेत्र में संगन व पौधारोपण कर इसे एक प्राकृतिक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी के तहत ही जल संरक्षण की बात की जा रही है, जिसके तहत हमारे यहाँ पे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है। उसके तहत क्या है कि जो मतलब जल स्रोत है उनका पुनर्जीवन किया जाएगा। बात करें पौधे और पर्यावरण के, तो पौधे लगाकर, जैसे हम बात करें एक पेड़ माँ के नाम अभियान और हरियालो राजस्थान अभियान जो चलाया जा रहा है, उसके तहत जैसे चंदन वन लगाए जाएंगे और पक्षियों के लिए परिंदे बांधे जाएंगे, पक्षियों के लिए वहां के आवास और उनके पीने के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी। इको टूरिज्म की बात करें तो इसके माध्यम से राज्य में प्रकृति पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का प्रयास करेंगे, मतलब जागरूक होगी। तो बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट इको ट्रेल जो है, इसके अंदर हम बात करें तो जैव विविधता का संरक्षण किया जाएगा, जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जाएगा और आम जनता को जैव विविधता या प्रकृति या पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाएगा, ठीक है। और बात करें तो इसका महत्वपूर्ण जो है कि इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो नींदड़ वन क्षेत्र जयपुर से की गई थी। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान सरकार द्वारा घोषित राज ममता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर है प्रदेश के सभी नागरिकों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। बात करें राज ममता कार्यक्रम, तो इसकी घोषणा जो थी वो बजट 2026-27 में की गई थी, ठीक है। अभी राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया राज्य ममता कार्यक्रम प्रदेश के सभी नागरिकों को सुलभ मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और तनाव व अवसाद व आत्महत्या की प्रवृत्तियों को रोकथाम करने के लिए एक प्रमुख राज्यव्यापी मानसिक व्यवस्था है। बात करें तो राज ममता जो कार्यक्रम है वो ओनली जो हमारी मेंटल हेल्थ है उससे संबंधित है। उसके अंदर हम चिंता करते हैं, तनाव, अवसाद, आत्महत्या जैसी जो प्रवृत्तियां हमारे दिमाग में आती हैं उनसे मतलब दूर करना या उनकी रोकथाम करना, ठीक है। इस कार्यक्रम के तहत प्रमुख जो कार्य है वो क्या किए जाएंगे, एक तो उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए राजधानी जयपुर में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, जहां परामर्श और टेलीमेडिसिन की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। टेलीमेडिसिन ये होता है कि फोन के ऊपर जैसे हम एक तो मतलब जब डॉक्टर को दिखाने की जाते हैं तो हम आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से वहां पे
उपस्थित होते हैं और अपनी जो भी समस्याएं होती हैं वो डॉक्टर को बताते हैं और डॉक्टर हमें प्रिकॉशन प्रदान करता है, दवाएं लिखता है, ठीक है। और एक होता है कि हम टेलीफोन के माध्यम से ऑनलाइन जैसे वीडियो कॉल करते हैं, उस प्रकार से डॉक्टर से हम अपनी जो भी समस्या है वो बताकर, और हमें जो डॉक्टर है वो उसका इलाज बताता है ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से, तो उसे टेलीमेडिसिन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जिला स्तरीय प्रकोष्ठ, तो प्रत्येक सभी जिला मुख्यालयों पर एक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी, और जो स्थानीय स्तर पर परामर्श और उपचार पुनर्वास की सुविधा प्रदान करते हैं। टेलीमानस की बात करें, उसके लिए टेलीमेडिसिन के लिए हम बात करें तो उसके लिए मानसिक तनाव से जूझ रहे लोगों की सहायता के लिए टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जो है 14416 और 8100891441 का संचालन किया जा रहा है। आपको अगर किसी भी मानसिक स्वास्थ्य से हेल्थ से संबंधित कोई भी विकार है, ठीक है, अवसाद है, चिंता है, ठीक है, तो उस संबंधित आप अगर सुझाव लेना चाहते हैं तो आप टोल फ्री नंबर पर, इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और अपनी जो मानसिक स्थिति है उसका इलाज करवा सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान को फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति का अनावरण कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 मार्च 2026। बात करें औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026, तो राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 लागू की गई, और मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है उनके नेतृत्व में शुरू की गई यह नीति निजी डेवलपर्स को आकर्षित करने के लिए और विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकसित करने पर केंद्रित करेगा। मतलब कि औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम उद्योगों का विकास करेंगे, रोजगार सृजन करेंगे, निवेश को बढ़ावा देंगे, जिसमें हम बात करें निजी निवेश और विदेशी निवेश को आकर्षित करना प्रमुख उद्देश्य होगा। इसका जो अनावरण है वो 18 मार्च 2026 को किया गया। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन और औद्योगिक आधारभूत संरचना का विकास करना। इस नीति में मॉडल ए और डी के तहत प्रदेश में 9 स्थानों पर नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, जिसमें कुल 645 हेक्टेयर भूमि में पार्कों का विकास प्रस्तावित है। नीति के प्रमुख बिंदुओं को और प्रावधानों की बात करें तो न्यूनतम भूमि की आवश्यकता इसके अंदर बताया गया है कि आपको जब भी पार्क लगाएंगे औद्योगिक पार्क, तो उसके लिए आपको न्यूनतम 50 एकड़ भूमि होनी चाहिए, और जिसमें कम से कम 10 औद्योगिक इकाइयां स्थापित की होनी चाहिए। तो न्यूनतम आवश्यकता ये है, पहली जो महत्वपूर्ण जो बात है यहाँ पे, 50 एकड़ न्यूनतम भूमि होनी चाहिए और 10 औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जानी चाहिए, तभी औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति का उसे लाभ दिया जाएगा, चाहे वो निजी निवेश हो या विदेशी निवेश हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करें पूंजीगत अनुदान की, तो पार्क के आकार के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मतलब आकार मतलब वहां पे जो भूमि है, जैसे 50 एकड़, 100 एकड़, 150 एकड़, 250 एकड़, ठीक है, तो उस आकार के आधार पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी या अनुदान, पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। जैसे बात करें 100 एकड़ में अगर आप औद्योगिक प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क लगाना चाहते हैं तो उसके लिए 20 करोड़ तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। 100 से लेकर 250 एकड़ तक की भूमि में अगर आप औद्योगिक पार्क लगाते हो तो 30 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। 250 एकड़ से अधिक भूमि पर अगर औद्योगिक पार्क लगाते हो तो 40 करोड़ तक का अनुदान दिया जाएगा। तो इसमें 3 कैटेगरी और होगी, एक तो 100 एकड़, फिर 100 से 250 एकड़ और फिर 250 एकड़ से अधिक। तो मतलब जो न्यूनतम है जो भूमि चाहिए वो तो 50 एकड़ है, ठीक है, और हम बात करें और अधिकतम आप 250 एकड़ से अधिक लगा सकते हैं, और इसमें अधिकतम जो अनुदान की राशि है वो कितनी रहने वाली है, वो रहने वाली है 40 करोड़ रुपए, ठीक है। आपको अधिकतम अनुदान इतना दिया जा सकता है इस नीति के तहत। अन्य लाभ व छूट की बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग पर विद्युत शुल्क में छूट दी जाएगी, स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रूपांतरण शुल्क में विशेष रियायतें दी जाएगी। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट पर 50% तक का पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है, ठीक है। ये थी हमारी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2026। उसके बाद हम बात करें, हाल ही में राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन का 9वां महाधिवेशन का आयोजित किया गया, तो ऑप्शन सी जयपुर में किया गया। बात करें राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन है क्या, तो राज्य के सहकारी स्थानीय निकाय जिसमें नगर निगम परिषद नगर पालिकाएं आती हैं, उनमें कार्यरत जो कर्मचारी हैं उनका एक प्रमुख प्रांतीय संगठन है।
यह फेडरेशन कर्मचारियों के अधिकारों, वेतन भत्तों, कल्याणकारी योजनाओं को लेकर समय समय पर राज्य सरकार के साथ संवाद और आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन का नेतृत्व करता है। इसका 9वां जो अधिवेशन है फेडरेशन का, वो जयपुर में आयोजित किया गया, वहां पे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर पर, ठीक है, RIC के अंदर। ठीक है, तो राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन जो है वो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनका एक प्रांतीय संगठन है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो राजस्थान सरकार द्वारा विमुख, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समाज के बच्चों के लिए शिक्षा से जोड़ने के लिए राज्य बजट में किस योजना की घोषणा की गई? घुमंतु, अर्ध घुमंतु जो समाज के बच्चे हैं जो घूमते रहते हैं, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, उनका स्थायी आवास नहीं होता है, तो उनके लिए बजट में एक योजना शुरू की गई है, वो है स्कूल ऑन व्हील्स। अब बात करें स्कूल ऑन व्हील्स है क्या, तो यह एक मोबाइल शिक्षा पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य वंचित, घुमंतु और प्रवासी बच्चों पर शिक्षा पहुंचाना। ठीक है, मतलब एक मोबाइल शिक्षा पहल है, मतलब स्कूल ऑन व्हील्स क्या होती है कि जैसे हम मान ले एक बस है, ठीक है, उसके अंदर मतलब सारी सुविधाएं हैं, पढ़ाने के लिए बोर्ड है, कॉपी है, किताब है, स्लेट है, पेंसिल है, रबड़ है, जो भी मतलब पढ़ने के लिए जो भी चीजें आवश्यकता होती है वो वहाँ पे उपलब्ध होती हैं। ठीक है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। ठीक है, गाड़ी है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। ठीक है, और वहाँ दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, बस्तियां हैं, वहां पर जाकर के डेली रोज नियमित स्कूल जाने में जो असमर्थ हैं उनको वहां पे शिक्षा प्रदान की जा सकती है। यह उन्हीं इलाकों में विशेष रूप से काम करती है जहां बच्चे दूर दराज के क्षेत्रों या अस्थायी बस्तियों में रहते हैं और नियमित स्कूल जाने में असमर्थ होते हैं। इसकी विशेषता है शिक्षण सामग्री की उपलब्धता। इन बसों या मोबाइल वैन में लैपटॉप, LCD टीवी, किताबें, खेलकूद की सामग्रियां मौजूद होती हैं। बुनियादी शिक्षा और कौशल विकास के लिए बच्चों को पढ़ना लिखना, बुनियादी गणित सिखाने के साथ साथ स्वच्छता और जीवन कौशल का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और इसका जो मुख्य लक्ष्य है, बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से तैयार करके उन्हें नियमित सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाना भी इसका मुख्य रूप है। और जो मुख्य धारा के जो समाज है उससे भी जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो स्कूल ऑन व्हील्स, घुमंतु, अर्धघुमंतु, प्रवासी जो भी बच्चे हैं, अस्थायी जो बस्तियां हैं, दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, वहां पे मोबाइल वैन या बस के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उसे ही हम स्कूल ऑन व्हील्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत प्रदेश भर में नो प्लास्टिक डे किस दिन बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मई को। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, थोड़ी जानकारी वहां देखी थी, थोड़ी जानकारी यहाँ पे देखते हैं कि किस दिन में क्या क्या कार्य किया गया। तो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जो गंगा दशहरा दिवस से स्टार्ट हुआ था और विश्व पर्यावरण दिवस तक चला 5 जून को, मतलब 25 मई से स्टार्ट होकर के 5 जून तक चला। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना, जल स्रोतों की सफाई, जल पुनर्जीवन, जन जागरूकता और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य था। 25 मई को जो गतिविधियां हुई वो ही बिशनपुर बांध पर जल पूजन किया गया, शिव मंदिर में अभिषेक किया गया। बात करें 25 मई को शुभारंभ किया गया, जल पूजन किया गया, दीपदान किया गया। 26 मई को शिलान्यास किया गया और पौधारोपण का कार्य किया गया। 27 मई को पशुधन संस्थाएं और संवाद से संबंधित कार्य किए गए। 28 मई को जागरूकता, प्रशिक्षण और ऑडिट से संबंधित कार्य किए गए। 29 मई को तालाब स्वच्छता और पेयजल जैसी जो जन भागीदारी के कार्य हैं वो किए गए। 30 मई को जल चौपाल और वर्षा जल का आयोजन किया गया और 31 मई को श्रमदान सेना रैलियां निकाली गई और नो प्लास्टिक डे का आयोजन किया गया 31 मई को। ठीक है, ये थे कुछ महत्वपूर्ण दिवस जिसके अंदर कुछ नए कार्य किए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जारी पैमाना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 2.72 लाख करोड़ रुपए की 81 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं प्रगति पर हैं। तो पैमाना जो रिपोर्ट है वो सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय, जिसे मोस्ट भी कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट। ठीक है, इसकी पैमाना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, विनिर्माण को मजबूत करने के लिए 2.72 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कैसी परियोजनाएं प्रगति पर है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में रेलवे, सड़क, ऊर्जा, पेट्रोलियम और नागरिक उड्डयन जैसी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को विकसित करना है। जो भी हमारे
बुनियादी ढांचे हैं जहाँ पे हम बुनियादी जो भी हमारी जरूरतें होती हैं, आने जाने, खाने पीने, ठीक है, वो भी सारे कार्य इसके तहत किए जाएंगे। पैमाना रिपोर्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट ऑफ मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म के तहत राजस्थान में चल रही मुख्य अवसंरचना योजनाओं का विवरण निम्नलिखित है। जैसे हम बात करें राजस्थान के अंदर, तो सड़क एवं राजमार्ग के तहत देखें तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई और सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा 18,000 करोड़ रुपए की 28 परियोजनाएं चल रही हैं राजस्थान में। और प्रमुख प्रोजेक्ट में हम देखें जैसे दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट या फिर ग्रीनफील्ड जो एक्सप्रेसवे है, उसके अंदर 65,000 करोड़ रुपए लगेंगे। और नाथद्वारा भटवेवर सड़क उन्नयन, मतलब नाथद्वारा से भटवेर तक जो सड़क जाती है उसके उन्नयन के लिए 606 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। रेल के विस्तार के बारे में बात करें तो उत्तर पश्चिमी रेलवे के तहत 1,64,998 करोड़ रुपए की 23 मेगा परियोजनाएं प्रगति पर हैं। प्रमुख प्रोजेक्ट की बात करें तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है, जो हमारे मतलब राजस्थान से गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तक जाएगा। मतलब जो यह है मतलब रेलवे का एक कॉरिडोर है, वेस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर, जो कि यूपी के दादरी से लेकर के जेएनपीटी जो पोर्ट है महाराष्ट्र में, वहां तक जाता है। और इसके तहत क्या है कि जो भी आवागमन, जो भी उद्योगों से संबंधित जो माल की आवाजाही है उसके लिए मतलब यह कॉरिडोर विकसित किया गया है, जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होते हुए गुजरेगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो नारी निकेतन राज्य महिला सदन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सामाजिक रूप से उत्पीड़ित निराश्रित महिलाओं को सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान करना। बात करें नारी निकेतन क्या है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा, विभाग का नाम याद रखना है, कौन सा विभाग है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित यह महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य है निराश्रित, बेसहारा, सामाजिक या अनैतिक परिस्थितियों की शिकार महिलाओं को सुरक्षित आवास देना, भोजन, चिकित्सा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके समाज की मुख्य धारा से पुनः स्थापित करना। नारी निकेतन से जुड़ी मुख्य जो बातें हैं, इसका लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? तो ये बात करें संरक्षण की, तो ये किस आयु वर्ग के लोगों को संरक्षण देता है, किन किन को संरक्षण देता है इसके तहत? तो इसके तहत 16 वर्ष से जो अधिक आयु की अनाथ, विधवा, परित्यक्ता, जिन्हें छोड़ दिया गया या संकटग्रस्त महिलाओं को सुरक्षित आश्रय देता है, सशक्तिकरण दे करता है, उनमें कौशल विकास देता है, व्यवसाय को प्रशिक्षण देता है, कौशल विकास करता है, और सुविधाएं, निःशुल्क आवास की सुविधा, भोजन की, चिकित्सा की और वस्त्र जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं। पुनर्वास की पहल की बात करें तो कानूनी सहायता की बात करें तो अदालती मामलों में फंसी महिलाओं को कानूनी सहायता भी प्रदान करता है और उच्च न्यायालय तक पक्ष रखने में भी मदद करता है। विवाह के माध्यम से पुनर्वास योग्य और इच्छुक युवतियों के लिए विवाह प्रस्तावों की प्रक्रिया भी चलाई जाती है ताकि उन्हें नया और स्थायी पारिवारिक जीवन मिल सके। संचालन की स्थिति की बात करें तो यह महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट है कि जयपुर के अंदर तो 150 क्षमता का एक मुख्य राज्य महिला सदन बनाया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो राज्य के सभी जो संभाग है, ठीक है, संभाग मुख्यालयों के ऊपर 50-50 क्षमता का संभागीय नारी निकेतन संचालित किए जाएंगे। जयपुर के अंदर तो 150 क्षमता का होगा। और वहीं पे हम आज जो बात करें अन्य जो 6 मुख्यालय है, ठीक है, उनके ऊपर 50-50 क्षमता के संभागीय नारी निकेतन बनाए जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत पंजीकृत नागरिकों को प्रदान की जाने वाली आभा हेल्थ आईडी कितने अंकों की एक विशिष्ट संख्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा 14 अंक की एक आईडी होती है, ठीक है, आभा आईडी बनती है। बात करें आभा का पूर्ण नाम क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। राजस्थान आभा आईडी बनाने में देश में दूसरे स्थान पर है। आभा आईडी 14 अंकों की एक यूनिक हेल्थ आईडी होती है, हेल्थ आईडी होती है। और राजस्थान से संबंधित बात करें तो राजस्थान में 7.19 करोड़ आबादी बनाई गई है और पूरे भारत की बात करें तो वहां पे 90 करोड़ से अधिक जो है वो आधार खाते बनाए गए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को अपना व्यवसाय शुरू या विस्तार करने के लिए बिना किसी गारंटी के अधिकतम कितनी राशि का ऋण प्रदान किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 50,000 रुपए अधिकतम दिए जाते हैं।
बात करें पीएम स्वनिधि योजना, तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से शुरू किया गया। बात करें स्वनिधि योजना 1.0 की शुरुआत जून 2020 में कोरोना काल के समय में की गई। उसके बाद में बात करें 2.0 की शुरुआत 9 सितंबर 2025 को की गई। बात करें, यह योजना मार्च 2030 तक चलने वाली है। ठीक है, इसका जो कार्यकाल है वो 2 मार्च 2030 तक बढ़ाया गया है। इसका उद्देश्य है कि 50 लाख नए लाभार्थियों सहित 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडरों को लाभ पहुंचाना है। लाभार्थी कौन होंगे? तो शहरी क्षेत्रों में जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो रेडी पटरी विक्रेता होते हैं, फल सब्जी बेचते हैं, पोहे बेचते हैं, और पानी पूरी वाले हैं, ठीक है, वो रेडी पटरी वाले जो विक्रेता होते हैं उनके लिए ये चलाई गई है। इसके बाद हम बात करें मुख्य विशेषताएं क्या होगी, तो इसमें बिना गारंटी ऋण के लिए, मतलब बिना किसी गारंटी के 15,000, 25,000 और 50,000 तीन चरणों में ऋण प्रदान किया जाता है। सबसे पहले 15,000 दिया जाता है। ठीक है, 15,000 का भुगतान सही समय पर अगर कर देता है वह व्यक्ति, तो उसको बाद में 25,000 रुपए की ऋण मिलते हैं। और 25,000 रुपए का दूसरी बार भी वह ऋण चुका देता है टाइम पे, तो उसे तीसरी बार में 50,000 रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार अधिकतम जो ऋण है वो 50,000 रुपए का दिया जाता है। प्रत्येक ऋण श्रेणी पर केंद्र सरकार द्वारा 7% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है। तो ब्याज जो अनुदान दिया जाता है वो दिया जाता है 7%। और यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है, जो इसी योजना के तहत चलाया जाता है, उसमें 30,000 तक की सीमा होती है। ठीक है, और डिजिटल लेन देन प्रोत्साहन की बात करें तो 1600 से, मतलब 1600 तक कैशबैक, 100 रुपए तक का कैशबैक मिलता है। और 1200 तक कैशबैक 2,000 रुपए से अधिक के डिजिटल लेन देन पर मिलता है। और उसके बाद में 400 रुपए अतिरिक्त कैशबैक मिलता है। इस प्रकार 1,600 रुपए कैशबैक दिया जाता है। उसके आगे बात करें स्वनिधि से समृद्धि, तो 8 केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। इसमें जो शामिल योजनाएं हैं, मतलब 8 प्रकार की योजनाएं हैं, जिसके तहत ही जो स्वनिधि से संबंधित जो भी लोग हैं, ठीक है, उनको इन योजनाओं के माध्यम से जोड़ा गया है। जिसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, पीएम जन धन योजना है, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक है, उसके तहत पंजीकरण या पीएम श्रम योगी मान धन योजना है, वन नेशन वन राशन कार्ड है, जननी सुरक्षा योजना है, और पीएम मातृ वंदना योजना है। ठीक है, इन योजनाओं के माध्यम से जोड़ा गया है या इनमें शामिल किया गया है। प्रशिक्षण की बात करें, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता। कार्यान्वयन एजेंसी की बात करें तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी तकनीकी और कार्यान्वयन भागीदारी के रूप में कार्य करता है, जो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड का प्रबंधन कर रहा है। कार्यान्वयन एजेंसी की बात करें तो सिडबी इसके अंदर कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाहनों की पहचान सुनिश्चित करने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए किस प्रकार की नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है? तो वो किया गया हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, हाड़ौती क्षेत्र के लिए पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बूंदी और कोटा के निर्माण का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो वो किया गया नवंबर 2027 तक इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, और यह जो हवाई अड्डा है वो शंभूपुरा कोटा में बनाया जा रहा है, जिसके तहत 1507 करोड़ रुपए बजट आवंटित किया गया है। मतलब इसकी जो लागत है वो 1507 रुपए करोड़ आने वाली है। अगले क्वेश्चन की बात करें, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में राजस्थान के किस शहर ने देश में 13वां स्थान हासिल किया है? तो उसका आंसर है उदयपुर ने 13वां स्थान हासिल किया है, 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले में। और उसके बाद हम बात करें 10 लाख प्लस आबादी में बात करें तो राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा है जयपुर जिला। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत वर्ष 2026 में राजस्थान के 6,000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल की यात्रा करवाई जा रही है? तो हवाई मार्ग से जो की जाएगी वो पशुपतिनाथ नेपाल में की जाएगी। ठीक है, वहां की यात्रा की जाएगी। बात करें वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, तो यह हमारे राजस्थान के अंदर एक विभाग है जिसका नाम है
देवस्थान विभाग, ठीक है, इसके द्वारा यह संचालित है। और बात करें इसके अंदर 2025-26 में, तो वहां पे 56,000 जो श्रद्धालु हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको यात्रा करवाई जाएगी। इसके तहत निःशुल्क यात्रा की जाती है। नागरिक 56,000 में से 50,000 जो होंगे ना, उनको तो रेल के माध्यम से रामेश्वर हुआ, मदुरई हुआ, तिरुपति हुआ, द्वारपुरी हुआ, सोमनाथ हुआ, वैष्णो देवी हुई, प्रयागराज, मथुरा, वाराणसी, वृंदावन, उज्जैन, कामाख्या माता और ऋषिकेश, हरिद्वार, इन जगहों पर रेल के माध्यम से 50,000 जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको यात्रा करवाई जाएगी। और जो 6,000 हैं उनको हवाई यात्रा करवाई जाएगी, और वो भी एक ही स्थान की करवाई जाएगी, जो कि है पशुपतिनाथ नेपाल के अंदर, जो कि काठमांडू में स्थित है। ठीक है, पशुपतिनाथ जो मंदिर है वहां पर 6,000 वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा करवाई जाएगी हवाई यात्रा के तहत। ठीक है, तो ये इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। और हमने जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न देखे इस सप्ताह, सुजय प्रश्नोत्तरी के तहत शॉर्ट्स के रूप में हम 5% रोज देखते हैं। ठीक है, उनके अंदर जो मुख्य मुख्य जो भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं उनकी विस्तृत व्याख्या हम संडे को एक बड़े वीडियो के माध्यम से या विस्तार पूर्वक विस्तृत तरीके से हम उनकी व्याख्या देखते हैं, और उनकी जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और सभी को जय हिंद, जय भारत।